26 जनवरी की सुबह दिल्ली अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि कर्तव्य पथ की जमीन पर इतिहास अपने जूते उतारकर उतर चुका था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, ऐसा तनाव जो सिर्फ तब महसूस होता है जब कुछ असाधारण घटने वाला हो। जैसे ही सूरज की पहली किरण राष्ट्रपति भवन की दीवारों से टकराई, सुरक्षा एजेंसियों के कंट्रोल रूम में लाल बत्तियां जल उठीं। रॉ के विश्लेषक, सेना के रणनीतिकार और विदेश मंत्रालय के अधिकारी एक ही स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे, क्योंकि जो दृश्य कुछ ही पलों में दुनिया देखने वाली थी वह पिछले 75 वर्षों में कभी दर्ज नहीं हुआ था। कर्तव्य पथ के उस हिस्से पर जहां आमतौर पर सिर्फ भारतीय टुकड़ियां कदमताल करती हैं, आज बूटों की वह आवाज गूंजने वाली थी जो 7 समंदर पार से आई थी। और यह किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरे 27 देशों की संयुक्त गूंज थी। जैसे ही परेड का औपचारिक संकेत मिला, इतिहास ने करवट ली और पहली विदेशी टुकड़ी भारतीय तिरंगे की ओर बढ़ी। कैमरों की लाइट्स चमक उठीं। कमेंट्री बॉक्स में बैठे एंकरों की आवाज लड़खड़ा गई, क्योंकि यह दृश्य उनकी स्क्रिप्ट से बाहर था। यह वह पल था जब यूरोप की 27 देशों की साझा सैन्य टुकड़ी एक साथ भारत की धरती पर कदम रख चुकी थी। यह कोई प्रतीकात्मक दौरा नहीं था, यह कोई शिष्टाचार मार्च नहीं था, यह एक सीधा और साफ संदेश था कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब अपनी दिशा बदल रहा है। कर्तव्य पथ पर जब ये विदेशी सैनिक भारतीय राष्ट्रपति को सलामी दे रहे थे, उसी क्षण वॉशिंगटन के पेंटागन में सन्नाटा पसर गया था। व्हाइट हाउस के रणनीतिक कक्ष में बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली की लाइव फीड चल रही थी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना पलक झपकाए देख रहे थे कि कैसे वह यूरोप, जिसे दशकों तक अमेरिका की छाया में माना जाता था, आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह दृश्य सिर्फ भारत के लिए गर्व का क्षण नहीं था, बल्कि यह उन ताकतों के लिए चेतावनी थी जिन्होंने अब तक नई दिल्ली को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति समझने की भूल की थी। परेड के साथ साथ बैकग्राउंड में चल रही कूटनीति कहीं ज्यादा तेज थी। यूरोपीय संघ के भीतर पिछले कई महीनों से जो चर्चाएं बंद कमरों में हो रही थीं, आज वह खुले मंच पर उतर आई थीं। सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और भविष्य की साझेदारी को लेकर जो निर्णय लिए जा चुके थे, उनकी झलक इन कदमों में साफ सुनाई दे रही थी। भारतीय सेना की टुकड़ियों के साथ चलते हुए यूरोपीय सैनिक यह जता रहे थे कि यह सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि साझा भविष्य की घोषणा है। और जैसे जैसे यह दृश्य टीवी स्क्रीन पर दुनिया भर में प्रसारित हो रहा था, बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक रणनीतिक अलर्ट जारी हो चुके थे। चीन के रक्षा थिंक टैंक्स यह समझने में जुट गए थे कि अगर भारत को यूरोप का खुला समर्थन मिल गया तो इंडो पैसिफिक में खेल के नियम बदल जाएंगे। पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर में बैठकों का दौर शुरू हो चुका था, क्योंकि यह संकेत साफ था कि भारत अब अकेले खड़ा नहीं है। यह वही भारत है जिसके खिलाफ दशकों तक परोक्ष युद्ध खेले गए, लेकिन आज वही भारत वैश्विक गठबंधनों का केंद्र बनता दिख रहा है। परेड के मुख्य मंच पर मौजूद यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को औपचारिक मुहर दे दी। यह सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं था, यह राजनीतिक संदेश था। दोनों नेताओं के चेहरे पर औपचारिक मुस्कान के पीछे एक रणनीतिक आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि वे किसी साधारण समारोह में नहीं बल्कि इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। कैमरे बार बार प्रधानमंत्री मोदी की ओर जा रहे थे, जिनकी आंखों में संतोष नहीं बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। वही आत्मविश्वास जिसने भारत को याचक की भूमिका से निकालकर निर्णायक की कुर्सी पर बैठा दिया था। जैसे ही परेड आगे बढ़ी, यह साफ होता गया कि इस बार गणतंत्र दिवस सिर्फ सांस्कृतिक झांकियों और परंपरागत सैन्य प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। यह भारत की नई वैश्विक पहचान का प्रदर्शन है। और इसी बीच जब बैटल एरे डिस्प्ले की शुरुआत हुई तो माहौल पूरी तरह बदल गया। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी जैसे ही सामने आई, दर्शक दीर्घा में बैठे हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। यह कोई पुरानी कहानी नहीं थी, यह उस साहस की याद थी जिसने सीमाओं के उस पार जाकर भारत की शक्ति का एहसास कराया था। झांकी के हर दृश्य में संदेश छिपा था कि यह देश न भूलता है, न झुकता है और न ही अब सिर्फ प्रतिक्रिया करता है, बल्कि समय और स्थान खुद तय करता है। विदेशी मेहमानों के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिख रहा था, क्योंकि यह वही भारत था जिसे पश्चिमी मीडिया अक्सर कमजोर लोकतंत्र के रूप में दिखाने की कोशिश करता रहा। लेकिन आज वही भारत अपनी सैन्य क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन खुले मंच पर कर रहा था। बैटल एरे में भारतीय टैंकों, पैदल सैनिकों और वायु समर्थन के समन्वय ने यह साफ कर दिया कि यह सेना अब पुराने सिद्धांतों पर नहीं चलती, यह भविष्य के युद्धों के लिए तैयार है। रोबोटिक म्यूल्स का प्रदर्शन उस भारत की झलक था जो पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में भी तकनीक के सहारे अपनी बढ़त बनाए रखने को तैयार है। यह सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं था, यह सोच का प्रदर्शन था। और जैसे ही परेड अपने अगले चरण में पहुंची,
आसमान में गूंजती आवाजों ने जमीन पर मौजूद हर व्यक्ति को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। ड्रोन शक्ति के तहत स्वदेशी ड्रोन झुंड ने जिस तालमेल के साथ उड़ान भरी, उसने यह संकेत दे दिया कि आने वाले समय में युद्ध के मैदान सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आकाश और साइबर स्पेस में भी लड़े जाएंगे, और भारत वहां भी तैयार खड़ा है। यह सब कुछ चल ही रहा था कि तभी परेड का वह क्षण आया जिसने पूरे कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया, जब कर्तव्य पथ पर स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की झलक दिखाई दी। उस पल यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल से लेकर भारतीय सैन्य नेतृत्व तक हर कोई समझ गया कि यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक घोषणा है। इस मिसाइल की मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो चुका है जो अत्याधुनिक तकनीक में आत्मनिर्भर हैं, और यह संदेश उन सभी के लिए था जो अब भी भारत को तकनीकी निर्भरता के चश्मे से देखते थे। कमेंट्री बॉक्स में बैठे विदेशी पत्रकारों के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह वही तकनीक है जो समुद्री ताकतों का संतुलन बदल सकती है। और जैसे जैसे परेड आगे बढ़ती गई, यह साफ होता गया कि आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि चेतावनी का भी है। चेतावनी उन सभी के लिए जो भारत की क्षमता को कम आंकते रहे हैं। इस पूरे दृश्य के बीच एक बात और साफ थी कि यह सब कुछ किसी अचानक लिए गए फैसले का नतीजा नहीं है। यह वर्षों की रणनीति, कूटनीति और आत्मनिर्भरता की मेहनत का परिणाम है। और इसी के साथ कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां दुनिया को यह समझ आ रहा था कि भारत और यूरोप की यह नजदीकी सिर्फ परेड तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक अध्याय खुलने वाला है, जिसकी आहट अब वैश्विक बाजारों और सत्ता के गलियारों में सुनाई देने लगी है। और यहीं से यह कहानी और ज्यादा गहरी और ज्यादा निर्णायक होने वाली है। कर्तव्य पथ पर परेड खत्म होने के बाद भी असली हलचल बंद नहीं हुई थी, बल्कि सच तो यह है कि जैसे ही अंतिम दस्ते ने कदमताल पूरी की, उसी पल असली खेल शुरू हो चुका था। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के गलियारों में फाइलें तेजी से सरकने लगी थीं। विदेश मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस रूम में वह बैठक शुरू हो चुकी थी जिसे सार्वजनिक कार्यक्रम से कहीं ज्यादा अहम माना जा रहा था। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि, भारतीय कूटनीतिज्ञ और रणनीतिक सलाहकार एक ही टेबल पर बैठे थे, और बात सिर्फ औपचारिक सहयोग की नहीं बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करने की थी। परेड में जो कदमताल दिखी थी वह दरअसल उस समझौते की प्रस्तावना थी जिसे भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से दुनिया जानने वाली थी। इस डील की आहट जैसे ही वैश्विक बाजारों तक पहुंची, न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक शेयर स्क्रीन लाल और हरे रंग में झिलमिलाने लगे, क्योंकि निवेशकों को समझ आ गया था कि अगर भारत और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं इस तरह जुड़ गईं तो पुराने व्यापारिक समीकरण टूटने तय हैं। इसी बीच वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। व्हाइट हाउस के भीतर बंद कमरे में उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक ही सवाल था कि क्या अमेरिका ने भारत को हल्के में ले लिया। पेंटागन के अधिकारी चिंता जता रहे थे कि अगर यूरोपीय सैन्य सहयोग भारत के साथ गहराता गया तो नाटो की भूमिका कमजोर पड़ सकती है। वहीं अमेरिकी व्यापार सलाहकार यह गणना कर रहे थे कि भारत यूरोप डील का सीधा असर अमेरिकी कंपनियों पर कितना भारी पड़ेगा। इस बेचैनी के बीच चीन भी चुप नहीं बैठा था। बीजिंग के रणनीतिक विश्लेषकों ने साफ शब्दों में माना कि अगर भारत को यूरोपीय तकनीक, निवेश और राजनीतिक समर्थन एक साथ मिल गया तो एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। चीन के लिए यह सिर्फ कूटनीतिक झटका नहीं था बल्कि एक दीर्घकालिक चुनौती थी, और इसी वजह से पाकिस्तान की घबराहट कई गुना बढ़ चुकी थी। इस्लामाबाद में सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को यह साफ दिख रहा था कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो रणनीति वर्षों से चली आ रही थी वह अब दम तोड़ रही है, क्योंकि जब 27 देश एक साथ भारत के मंच पर खड़े हों तो पुराने आरोप और दबाव बेअसर हो जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में परेड के दौरान दिखाया गया हर सैन्य प्रदर्शन अब नए अर्थ लेने लगा था। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी को अब सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि भविष्य का संकेत माना जा रहा था। बैटल एरे में दिखाए गए संयुक्त सैन्य ऑपरेशन ने यह संदेश दे दिया था कि भारतीय सेना अब अलग अलग शाखाओं में नहीं बल्कि एकीकृत ताकत के रूप में सोचती और काम करती है। रोबोटिक म्यूल्स और स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन यूरोपीय प्रतिनिधियों के लिए भी आंखें खोलने वाला था, क्योंकि वे समझ गए थे कि भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि तकनीकी साझेदार भी बन सकता है। और यही वह बिंदु था जहां भारत अमेरिका की पारंपरिक हथियार निर्भरता से बाहर निकलता दिख रहा था। अमेरिकी विश्लेषकों के लिए यह सबसे बड़ा झटका था कि भारत अब किसी एक शक्ति केंद्र पर निर्भर रहने को तैयार नहीं बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी शर्तों पर रिश्ते बना रहा है। इसी बीच आसमान में हुए भव्य फ्लाई पास्ट की गूंज अब भी चर्चा में थी। राफेल, सुखोई और अपाचे का वह दृश्य सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था बल्कि यह संकेत था कि भारत की वायु शक्ति अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है
बल्कि वह रणनीतिक प्रतिरोध की भूमिका निभाने में सक्षम है। विदेशी मीडिया में इस फ्लाई पास्ट को लेकर सुर्खियां बनी कि कैसे भारत ने बिना किसी आक्रामक बयान के अपने इरादे साफ कर दिए, और इसी के साथ यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी ने इस पूरे आयोजन को और भी वजनदार बना दिया। उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा का एक साथ मंच पर होना इस बात का संकेत था कि यूरोप भारत को सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि भविष्य के वैश्विक स्तंभ के रूप में देख रहा है। उनके हर इशारे, हर प्रतिक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बारीकी से पढ़ा, खासकर वह क्षण जब उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार अभिवादन किया। यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं था बल्कि उस मानसिक बदलाव का प्रतीक था जहां पश्चिम अब भारत को उपदेश देने की जगह उससे सीखने को तैयार दिख रहा था। परेड के बाद हुए अनौपचारिक संवादों में यह बात साफ हो गई कि यूरोप अपनी ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और रक्षा सहयोग के लिए भारत को केंद्र में रखना चाहता है। और यही वह बिंदु था जहां अमेरिका की चिंता और गहरी हो गई, क्योंकि दशकों से जिस भूमिका में वह अकेला खिलाड़ी था, अब वहां भारत एक विकल्प नहीं बल्कि केंद्र बनता जा रहा था। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता के लिए यह दिन सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि आत्मसम्मान का उत्सव बन गया था। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही चर्चा थी कि भारत ने बिना किसी धमकी, बिना किसी टकराव के अपनी जगह बना ली है। यह वही भारत है जिसने कभी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी और आज वह संतुलन की नई परिभाषा गढ़ रहा है। इस पूरे दिन का सबसे बड़ा संदेश यही था कि शक्ति अब शोर से नहीं बल्कि स्थिरता, साझेदारी और आत्मनिर्भरता से पहचानी जाएगी। और जैसे ही रात ढलने लगी, कर्तव्य पथ की रोशनियां धीरे धीरे मंद हुईं, लेकिन दुनिया के सत्ता गलियारों में इस दिन की गूंज और तेज हो चुकी थी, क्योंकि यह साफ हो गया था कि 26 जनवरी अब सिर्फ भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं रहा, बल्कि वह तारीख बन गई है जब वैश्विक राजनीति ने एक नया अध्याय शुरू किया, जहां भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में खड़ा है। और यही वह क्षण है जहां इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज हो गया कि उस दिन भारत ने बिना युद्ध के, बिना अल्टीमेटम के, सिर्फ अपनी मौजूदगी से दुनिया को यह बता दिया कि आने वाला दौर किसका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।